गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन में, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस पर बहुत सारे सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रहते हैं और आपके स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी रहते हैं। इसको एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप जानते होंगे दोस्तों कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम आप जानते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मास इनटू वेलोसिटी करने पे निकलता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज मोमेंटम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय लेटर p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ओके, सो दिस इज द लीनियर मोमेंटम, p इज इक्वल्स टू m इनटू v। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आप मुझे एक चीज बताइए, हम लोग बहुत तरह के कंजर्वेशन लॉज पढ़ते हैं। आप लोग क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़े थे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़े थे। ये जो वर्ड है कंजर्वेशन, यहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का दो तरह का वैल्यू होगा, ठीक है। एक होगा टोटल, उसका इनिशियल वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका हम लोग कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं। एक होगा टोटल इनिशियल और एक होगा टोटल फाइनल। दो तरह के इसमें वैल्यूज होंगे, ठीक है। एक होगा टोटल इनिशियल और दूसरा होगा टोटल फाइनल वैल्यू। जैसे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बात करेंगे तो टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी। अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम का बात कर रहे हैं दोस्तों, तो लीनियर मोमेंटम में टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम, टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। बात समझ में आ गई आप लोग को? तो ये होता है कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक चीज सोचिए, सिंपल, एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक काठ है, काठ मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है या और उस पे व्हील्स, चक्का लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह का एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एक व्हील या यहाँ पे चक्का लगा हुआ है और ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी से। मान लीजिए ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और इसका मास मान लीजिए है सपोज 2 kg का इसका मास है। तो इसका कुछ एक मोमेंटम होगा अभी, दैट विल बी 40। अब मान लीजिए कि इस मूविंग कार्ट के ऊपर, ये कार्ट मूव कर रहा था और इस मूविंग कार्ट के ऊपर हम लोग एक ब्लॉक और रख देते हैं, हम लोग एक ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है। इस मूविंग कार्ट के ऊपर, ये कार्ट हमारा मूव कर रहा था, इस मूविंग कार्ट के ऊपर दोस्तों एक ब्लॉक हम लोग रख देते हैं, एक ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए उस ब्लॉक का मास है 1 kg, तो टोटल मास इसका 3 kg हो जाएगा दोस्तों। टोटल मास 3 kg हो जाएगा अगर हम लोग इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिए, जिस ब्लॉक का मास 1 kg है, तो टोटल मास इसका 3 kg हो जाएगा। तो इसका जो वेलोसिटी है वो घट जाएगा दोस्तों, इसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। पहले मोमेंटम कितना था? पहले मोमेंटम था आपका 40 kg मीटर पर सेकेंड। अभी जो मोमेंटम आएगा वो भी 40 आना चाहिए। इसका मतलब 3 इंटू v, और दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे और यहाँ से v निकाल लेंगे 40/3। ये एक सिंपल मतलब हुआ, सिंपल मतलब हुआ मोमेंटम के कंजर्व करने का मतलब। तो टोटल मोमेंटम पहले और टोटल मोमेंटम ब्लॉक के रखने के बाद जो होगा दोनों सेम आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं मास वाला जो फिजिकल क्वांटिटी था, तो फिजिकल क्वांटिटी मास इंक्रीज कर गया,
तो अगर फिजिकल क्वांटिटी मास इंक्रीज कर रहा है तो जो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है दोस्तों वो डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज कर भी रहा है। ये इसका बेसिक मतलब हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे और इसका स्टेटमेंट को हम लोग कैसे स्टेट करेंगे ये हम लोग को देखना है। ओके, तो चलिए मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल बताया ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट जो है वो सही फिट हो जाए। तो इसका मैथमेटिकली हम लोग इसको लिखेंगे कैसे और एक्सप्रेस कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे और इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इट स्टेट्स दैट total linear momentum of an isolated system total linear momentum of an isolated system is always conserved. Okay, so it states that total linear momentum of an isolated system is always conserved, or we can say it is always constant. The total linear momentum of an isolated system is always conserved or constant. That is, P vector is constant. P vector is constant. P vector is constant. P vector is constant. बात समझ में आ गया? So this is the statement. Now इसको प्रूफ कैसे करेंगे? How to prove this? Proof. How to prove this? Okay? So let us see the proof of this. Now see, we know from Newton's second law of motion, F vector, that is the external force vector, is equal to m dv by we can write it also like this, dp by dt. We know this is the basic statement of Newton's second law of motion, that is F is equals to dp by dt. Okay, F is equals to dp by dt, that is external force on a body is change in momentum per unit time. क्या करें दोस्तों, दूसरे लोगों को जैसे मुझे हर चीज मेमोराइज नहीं रहता है, मैं चीजों को देख के समझने की कोशिश करता हूं और आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप देख के चीजों को करने की कोशिश करें, हर चीज को याद मत करें। याद करके रखेंगे तो वो आपको धोखा भी दे सकता है, समझ के रखेंगे, लॉजिक को पकड़ के रखेंगे। मुझे लगा कि यार यहाँ तो फोर्स और मोमेंटम पर डिस्कशन करना है तो हम dv by dt क्यों लिख रहे हैं। चलिए, नाउ फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम दोस्तों क्या होता है, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम external force is 0. For any isolated system, external force is equal to होता है 0. अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया साथियों, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया था अभी कि एक कार्ट है, वो कार्ट मूव कर रहा है, उस पर मैं ब्लॉक रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है या फोर्स का जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो उस ब्लॉक और कार्ट के बीच में हो रहा है, कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गन ले लें और उस गन से बुलेट फायर करें, तो उस बुलेट पर जो फोर्स लगेगा वो गन लगाएगा, आप कितना भी ताकत लगा के उसको ट्रिगर को दबाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
वो फोर्स उतना ही लगा पाएगा जितना उस गन का मैकेनिज्म उस पर फोर्स लगा पाएगा। दैट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। आप सन को और किसी प्लैनेट को अगर देखें तो उनके बीच में जो फोर्स का इंटरेक्शन होता है वो सिर्फ सन और प्लैनेट के बीच का ही होता है। जब अगर हम सन और प्लैनेट को एक सिस्टम मान लेंगे तब, ठीक है। तो जब दो चीजों को एक सिस्टम मान ले, अलग सा सिस्टम मान लिए, तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो होता है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है दैट मींस dp by dt चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम भी जीरो होगा। और साथियों आप जानते हैं किसी चीज का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में अगर जीरो आ रहा है उसका चेंज, दैट मींस वो खुद कांस्टेंट है, वो चीज बदल नहीं रहा है। क्योंकि अगर वो चीज बदलता तो वो कांस्टेंट नहीं रहता, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आता। जब उसका चेंज निकालते हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, छोटा सा चेंज हम टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ निकाल रहे हैं मोमेंटम का, तो वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, जैसे आपको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको और समझाने का प्रयास करते हैं, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो कुछ एग्जांपल से वो और बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखिए, एक एग्जांपल मैंने अभी आपको कहा, गन एंड बुलेट सिस्टम। एक एग्जांपल जस्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, उसी एग्जांपल को मैं आपको यहां बता रहा हूं, दैट इज गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम, चीजों को सिंप्लीफाइड तरीका से सोचने का कोशिश करना है दोस्तों। बहुत कॉम्प्लेक्स बना देने के बाद चीजों को हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। चीजें जितनी सिंप्लीफाइड रहेंगी लाइफ में उतनी चीजें हम लोग बेटर अप्लाई कर पाएंगे। ओके, गन बुलेट सिस्टम, जैसे देखिए एक गन और एक बुलेट है, उसमें हमेशा याद रखिए कि इनिशियल टोटल मोमेंटम विल बी जीरो। इनिशियल टोटल मोमेंटम विल बी जीरो। इनिशियल टोटल मोमेंटम विल बी जीरो, बिकॉज जब तक हम लोग गन से बुलेट को फायर नहीं करेंगे ना तो बुलेट मूव करेगा ना गन पीछे रिकॉइल करेगा। ठीक है, इसीलिए टोटल मोमेंटम इनिशियली जो रहता है उसको जीरो रहता है। नाउ फाइनल टोटल मोमेंटम अगर हम लोग निकालते हैं, फाइनल टोटल मोमेंटम, फाइनल टोटल मोमेंटम, तो ये कितना आ जाएगा साथियों, देखिए मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, ये गन का मोमेंटम हो गया, प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब P मतलब मोमेंटम तो कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि दोनों का चेंज इन मोमेंटम जीरो आना चाहिए। दैट मींस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट into velocity of bullet will be equal to 0, because this is the total final momentum after the bullet has been fired, जब बुलेट फायर किया गया, और ये हो गया मोमेंटम पहले। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है कि मोमेंटम को तो कांस्टेंट रहना पड़ेगा भैया, तो मोमेंटम कांस्टेंट है का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम कांस्टेंट है का मतलब हुआ अभी का जो मोमेंटम है टोटल और पहले का जो मोमेंटम था दोनों बराबर आएगा, तभी कोई चीज कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी ऑफ गन जब हम लोग निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी माइनस mv इनटू vb डिवाइडेड बाय mg। माइनस साइन ये आपको समझा रहा है कि जब बुलेट आगे की तरफ फायर होती है तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करता है। बात समझ में आ गया, ये एक एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसको आप देखिए। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, एक बॉम्ब है या कोई पार्टिकल है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल जो है वो एक्सप्लोड कर गया, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड कर गया। एक पार्ट जिसका मास मान लीजिए m है, वो वेलोसिटी 2v के साथ मूव करने लगा। दूसरा मान लीजिए मास इसका है 2m और ये 2m, तो ये मान लीजिए v/2 वेलोसिटी से मूव करने लगा।
तो हम लोग को ये बताना है कि जो थर्ड पार्ट जिसका मास अगर हम लोग m/2 मान रहे हैं वो किधर जाएगा, वो किधर फ्लाई करेगा और कितने वेलोसिटी से फ्लाई करेगा। सो ये हम लोग को निकालना है। 3 पार्ट में ये टूट रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, देखिए ये दोनों पार्ट जो है इसका रिजल्टेंट इधर होगा दोस्तों, और इसका जो रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। देखिए इसका रिजल्टेंट मोमेंटम आएगा P = रूट अंडर ऑफ इसका मोमेंटम हो जाएगा 2mv, तो ये हो जाएगा 2mv का स्क्वायर। रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका हो जाएगा v mv का स्क्वायर। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा रिजल्टेंट मोमेंटम कितना आ गया 4, तो mv तो बाहर निकाल ही लेंगे, तो ये हो जाएगा mv√5 या √5 mv, जैसे ही बोलना है। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मोमेंटम। तो अब जब बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं किया था, जब ये बॉम्ब या पार्टिकल एक्सप्लोड नहीं किया था, उस समय मोमेंटम तो 0 था, तो अभी भी मोमेंटम टोटल 0 आना चाहिए। इसका मतलब अगर इन दोनों का मोमेंटम इधर और इधर है और ये इसका रिजल्टेंट है, तो थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम इधर होना चाहिए, तभी इसका जो इफेक्टिव वैल्यू आएगा मोमेंटम का उसको वो कैंसिल करके 0 करेगा। डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट आना चाहिए, इस रिजल्टेंट मोमेंटम का डायरेक्शन और थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। अब थर्ड पार्टिकल का मास हम लोग को बोला गया था m/2 है, इसका वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है, मान लेते हैं कि v' है इसका वेलोसिटी, तो v' निकालना है, तो इक्वल तो होना ही चाहिए मैग्नीट्यूड, तभी ए वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर पाएगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम इनिशियली 0 था, बाद में भी 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे m/2 v', दिस इज द मोमेंटम ऑफ दिस थर्ड पार्टिकल, और वो रिजल्टेंट मोमेंटम भी इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना ही चाहिए, तभी तो उसको कैंसिल करके 0 कर पाएगा। इफेक्टिव वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू, नेट वैल्यू 0 आएगा, तो m and n गेट्स कैंसिल, सो v' हो जाएगा 2√v। ओके, ये आ जाएगा थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी 2√5v। ओके, और डायरेक्शन का जहां तक बात है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस एंगल को निकालने का ट्राई कर सकते हैं। ये एंगल जितना भी आएगा, दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है, दिस एंगल विल बी थीटा, तो आप ये एंगल अगर निकाल लेते हैं तो आपको ये एंगल भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं ये टोटल एंगल कितना आएगा, ये एंगल आप निकाल के बता सकते हैं कितना आएगा, या आप वाई के रिस्पेक्ट में भी एंगल निकाल के बता सकते हैं कितना आएगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग ये एंगल आप निकाल के बता सकते हैं, लगभग ये 135 या कुछ भी आएगा, ये एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल निकल गया, ये पूरा 180, उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो विल फाइंड दैट एंगल, तो हम लोग बता सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ वो इतना एंगल बना रहा है। ये आप चाहे तो ये एंगल भी निकाल के बता सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस एंगल के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करके बहुत इजीली किसी पार्टिकल का अगर मास अननोन है या वेलोसिटी अननोन है, वो आप इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पर जितने प्रॉब्लम्स है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको आज बना लीजिएगा, और जो प्रॉब्लम्स होगा वो मुझे पूछिएगा। तो हम लोग को चैनल में आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, और फिर हम लोग उन चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को जो आपसे नहीं बनेगा उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। So thank you, take care and be in touch with us and keep learning. Bye.